नमस्ते, सदावत चले मातृभूमि। अमित शाह जी का भी इंटरव्यू आया थोड़ी देर पहले और उस इंटरव्यू में उन्होंने बहुत सारी स्पष्टताएं की। मेरा एक चैनल पर जाना हुआ और कुछ प्रश्न आए। मैं समझता हूँ मैं उसको जो उनके प्रश्न थे उनको अटैच करके एक क्लैरिटी दे दूँ। क्लैरिटी ये है कि जो CAA का कानून है जिस पर सब लोग बोल रहे हैं कि भाई नागरिकता लेने का नहीं है, देने का है, बात सब ठीक है, लेकिन जो हमारे देश के वक्तागण हैं, जो हमारे देश में बोलने वाले लोग हैं, जो हमारे देश में जिन चीज़ों को समझने वाले हैं, जिनको जवाब देने हैं, उनके लिए मैं 4-6 लाइनें इसमें बताता हूं कि जो जिस पर चर्चा हम लोग नहीं कर रहे हैं सामान्यतः। पहली बात तो ये आती है कि एक सवाल खड़ा किया गया कि वो लोग यहाँ पर आएंगे, आने के बाद यहाँ पॉपुलेशन बढ़ाएंगे, यहाँ पॉपुलेशन यहाँ संसाधनों को खाएंगे। मैं इसके लिए स्पष्टता कर दूं कि जो CAA का अमेंडमेंट आया यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 जिसको 10 जनवरी 2020 को लागू किया गया या वो उसमें आया और इम्प्लीमेंटेशन के लिए उसके रूल्स अभी 2 दिन पहले बनाए गए, पब्लिश किए गए। एक पोर्टल भी उसका खोला गया है। पोर्टल मतलब वेबसाइट है, वेबसाइट पर जाकर अप्लाई होगा, ऑनलाइन अप्लाई होगा, कहीं किसी के पास जाना जुना नहीं है। वो अप्लाई होने के बाद जाएगा। उसमें जो ये कहा जा रहा है कि ये लोग इलीगली आ गए, तो उसके लिए स्पष्टता ये है कि हमारे पास 2 कानून पहले से हैं। एक को हम फॉरेनर्स एक्ट कहते हैं यानी कि विदेशी अधिनियम, और दूसरा हम पासपोर्ट एक्ट कहते हैं, एंट्री टू इंडिया एक्ट 1920। एंट्री टू इंडिया एक्ट 1920 जो पासपोर्ट एक्ट है, इसमें संशोधन उस समय एग्जेम्पशन रखा गया होगा या उसमें एग्जेम्पशन है कि वो लोग जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आ रहे हैं, आ सकते हैं, या जिनका अधिकार है, क्योंकि पार्टीशन के समय पर यह हुआ था कि दोनों देशों में उसके आधार पर यानी कि रिलीजन के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर भाई एक दूसरे की तरफ जाएंगे। सारे हिंदू हिंदुस्तान आएंगे और सारे मुसलमान पाकिस्तान जाएंगे, ये तय हो गया था। समस्या इसमें आ गई कि नेहरू लिया का समझौता हो गया 1950 में। सबको आना था, सब आ रहे थे और उसकी एक डेडलाइन घोषित की गई थी 1948 का। मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे याद है वो मई की तारीख था कि भाई इस तारीख तक जो लोग आप लोग आ जाइए और आपको नागरिकता अपने आप मिलेगी। भारत शासन अधिनियम 1935 में जो नागरिकता थी वो आपको अपने आप मिलेगी, लेकिन जो नहीं आ पाए होंगे तो उनके लिए एक प्रावधान रखा गया कि एक कमीशन बैठेगा और वो कमीशन के सामने प्रेजेंट होना पड़ेगा, वो नागरिकता देगा। यानी कि वो उसके पास आपको अप्लाई करना पड़ेगा और बाकी की नागरिकता ऑटोमेटिकली हो जाएगी। नेहरू लिया का समझौता होने के बाद ये हो गया कि हिंदू उधर जो रहना चाहें वो रह सकते हैं और मुसलमान इधर रहना चाहें वो रह सकते हैं। आबादी रुक गई, दोनों ने समझौता कर लिया और ये कहा कि जो मुसलमान रुके हैं उनका संरक्षण भारत सरकार करेगी और जो हिंदू उधर रुके होंगे उनका संरक्षण पाकिस्तान सरकार करेगी। और हम तो जानते हैं इस्लाम में पवित्र छल भी होते हैं। पवित्र छल का मतलब ये होता है कि सारे सिद्धांतों को मानते हुए भी अगर इस्लाम बढ़ाना हो तो कोई भी छल जायज़ है। छल जायज़ है मतलब वैसे तो सब पाक है, लेकिन कोई भी छल जायज़ है, जिसको कभी अलतकिया कहा जाता है, कभी कुछ कहा जाता है, कभी कुछ कहा जाता है। यानी कि हिंदू मंदिरों में जाना, हिंदू परिवारों में खाना खाना, हिंदुओं को अपने घर बुलाना, या नॉन मुस्लिम्स को ऑब्लाइज करना, नॉन मुस्लिम्स के हाथ में कलावा बांधना, जो उनकी मान्यताएं हैं, तिलक लगाना, मंदिर में भी प्रार्थना कर लेना, ये सब पवित्र छल है। ये इस्लाम के विरोधी तो हैं, कहते तो हैं काफिर हैं, काफिरों का साथ नहीं, लेकिन फिर भी साथ अगर लिया जाता है और इस्लाम को उससे बढ़ाने की कोशिश हो रही है तो ये पवित्र छल है। इसके लिए मार काट ये वो सब हो जाता है तो भी ये पवित्र छल है। तो ये पवित्र छल उस समय भारत में कर लिया गया और पवित्र छल का हिस्सा बना कि पाकिस्तान में जो हिंदू रह रहे थे उनको उनकी आबादी 23% से 3% आ जाती है, 22% से 8% आ जाती है, ऐसा कुछ आंकड़ा रहता है। तो उस समय ये तय किया गया था कि भारत में जो 2 कानून हैं, मतलब आप सोचो कि ये समस्याएं प्रैक्टिकली लोगों को समझ में आ रही होंगी कि भाई इस्लामिक कैरेक्टर ये जब वो हिंदुस्तान के साथ रह ही नहीं सकते, जब विभाजन करते समय ये कहा जा रहा है कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते इसलिए हमें अलग देश चाहिए, हिंदुओं के साथ रहना संभव नहीं है इसलिए देश चाहिए, ये उस समय उन लोगों ने जिन्होंने आवाज़ लगाई थी। तो जब हिंदुओं के साथ रह ही नहीं सकते तो हिंदू को ऑब्लाइज कैसे कर सकते हो, हिंदू को वहाँ पचा कैसे सकते हो। लेकिन नेहरू जैसा व्यक्ति, और नेहरू के आगे किसी की चलती नहीं थी, गांधी जी उस समय जा चुके थे,
देश में कोई ऐसा राजनीतिक दल, राजनीतिक व्यक्ति था नहीं जो नेहरू को दबा सकता था। अंबेडकर बाहर हो चुके थे सिस्टम से और पटेल भी नहीं थे, तो कौन करता। लेकिन फिर भी उस समय मुझे लगता है गृह मंत्रालय वगैरह ने जब ये कानून पास किया होगा तो उसमें ये प्रावधान सोच कर रखे होंगे कि ये भविष्य में कभी आ गए या आना चाहें और वो मारे ही जाएंगे, आना चाहें तो यहाँ रास्ता खोल कर रखना पड़ेगा। इसलिए फॉरेनर्स एक्ट में इनको एग्जेम्पशन दिया गया था, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो विदेशी है भारत में अगर पकड़ा जाएगा तो उसको विदेशी मानते हुए उसके ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा, उसको वहाँ डिपोर्ट किया जाएगा और उसको जेल में डाला जाएगा। सभी देशों में लगभग होता है। दूसरा पासपोर्ट एक्ट, यानी कि बिना पासपोर्ट के भी अगर आ जाएगा, वैसे तो प्रावधान ये है कि आप भारत में एंट्री मारते हैं तो बिना पासपोर्ट के आप एंट्री नहीं मार सकते हैं, लेकिन अगर बिना पासपोर्ट के भी पाया जाएगा तो भी जो भारत शासन अधिनियम 1935 का नागरिक है, यानी कि विभाजन से पहले का भारत का नागरिक है और नॉन मुस्लिम है, वो इस क्षेत्र में आता है तो उसको उसके ऊपर पासपोर्ट एक्ट का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, उसके ऊपर फॉरेनर्स एक्ट का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। अब आप CAA पढ़कर देख लीजिए तो CAA में आपको ये मिलेगा कि उसके सेक्शन 2 में, जो 2019 में पास किया, उसके सेक्शन 2 में उसने कहा है कि जैसा कि पहले से तय है फॉरेनर्स एक्ट 1946 और पासपोर्ट एक्ट 1920 का जो उल्लंघन नहीं करते हैं, यानी कि उससे एग्जेम्प्टेड जो लोग हैं उनको नागरिकता यहां पर दी जा रही है। लेकिन जो फॉरेनर्स एक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं, जो पासपोर्ट एक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं, यानी कि अमेरिका से कोई आ रहा है, कोई ओवरसीज सिटीजनशिप का कार्ड लिए हुए है, कोई लिए हुए है, ऐसा अगर कोई व्यक्ति है वो भारत की नागरिकता चाहता है तो उसको नहीं मिलेगा, वो एग्जेम्प्टेड नहीं है। केवल जो लोग पहले से एग्जेम्प्टेड हैं, यानी कि पहले से ही जिनको एग्जेम्प्ट कर दिया गया था और ये कहा गया था कि हिंदुस्तान के निवासी हैं, भले इन्होंने वहां चूज कर लिया, वहां रुक गए हों, लेकिन ये जब भी वापस आएंगे तो इनके ऊपर पासपोर्ट नहीं लगेगा, इनके ऊपर फॉरेनर्स एक्ट का उल्लंघन नहीं लगेगा। इसलिए ये ध्यान रखने की बात है कि पहले से एग्जेम्प्टेड हैं और पहले पुरानी सियासत ने यह तय किया होगा। दूसरी बात जो सवाल खड़ा किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है कि बहुत सारे लोग चलेंगे, केजरीवाल कह रहे हैं बहुत सारे लोग आ जाएंगे देश में, ये कर देंगे, देश में पता नहीं क्या कर देंगे, संसाधन खा जाएंगे। इन केजरीवाल को यह ध्यान रखना चाहिए कि 31 दिसंबर 2014 तक जो लोग आ चुके हैं ये उनके ऊपर लागू होता है। वो ऑलरेडी निवासी हैं भारत के और निवासी होने के नाते वो नॉरिशमेंट यहाँ ले रहे हैं, कोई भी काम तो कर ही रहे होंगे, कुछ ना कुछ तो कर रहे होंगे और वो लेकिन यहाँ खाना बदोश की ज़िंदगी जी रहे हैं। खाना बदोश की ज़िंदगी से निकालकर उनको भारत का नंबर 1 का नागरिक वैसे ही बनाया गया जैसे 1947-48 से पहले जो लोग आ गए थे वो भारत के नागरिक जैसे होंगे। आज आप उनको ढूंढ नहीं सकते, वो भले ही मुंह से कह देंगे मेरे पिताजी वहाँ कराची से आए थे, लेकिन आप उसमें पहचान नहीं कर सकते भारत में कि ये बाहर से आए या यहीं के हैं, वो सब भारतीय हो गए। वैसे ही इन लोगों को भी जो इनकी अलग से पहचान हो गई है कि ये पाकिस्तान से आए आज़ादी के बाद, वो पहचान उनकी ख़त्म करके भारतीय की पहचान जो उनकी 1947 से पहले थी वो पहचान उनको देनी है। शर्त यही है कि वो नॉन मुस्लिम होना चाहिए क्योंकि मुसलमान के आधार पर वो देश बना था। जाना तो यहाँ के सारे मुसलमानों को भी वहाँ था, लेकिन माँ बहन करवा गए। नेहरू जी 1950 में तो क्या कर सकते हैं, कोई भी क्या कर सकता है, और नेहरू उस समय एक्सक्लूसिव लीडर होते थे। तीसरा प्रश्न जो खड़ा किया जा रहा है वो ये है कि जो ट्राइबल एरिया है, ट्राइबल एरिया में जहाँ जैसे मणिपुर है, मिजोरम है, इनके कुछ क्षेत्र हम ट्राइबल एरिया घोषित करते हैं। और ट्राइबल एरिया इसलिए घोषित करते हैं कि उनके वस्त्रों का, उनके रहने सहने का, उनके खान पान का, उनके काम धंधे का थोड़ा प्रकार अभी नॉर्मल नहीं है, वो अभी नॉर्मलाइज्ड नहीं है। जब तक नॉर्मल नहीं हो जाते, जब तक वो मेन स्ट्रीम में नहीं आ जाते, तब तक के लिए उनको संरक्षित रखा गया था कि भाई ये क्षेत्र हैं। और उसके लिए उस समय एक कानून था, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर एक्ट। तो इन बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर एक्ट में ये प्रावधान रखा गया था कि एक परमिट सिस्टम बनेगा, एक लाइन बनेगी, इस लाइन के अंदर अगर किसी को जाना हो तो वो सरकार से अनुमति लेगा, बिना अनुमति के उधर नहीं जा सकता। अब इनका कहना है कि जो बांग्लादेश के क्षेत्र से लोग आए वो उन क्षेत्रों में घुस गए, उनको वहाँ डेमोग्राफी वो चेंज कर देंगे तो हमारी संरक्षण कहाँ रहे।
इस कानून में साफ प्रावधान है कि अगर इनर लाइन परमिट के अंदर या इनर लाइन के क्षेत्र में जिनको संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है, उस क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति रहता है तो उसके लिए जो ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया है, उस पोर्टल में प्रावधान ही नहीं है कि वो वहाँ जा सके। उस पोर्टल में इस तरह की व्यवस्था ही नहीं है कि वो अप्लाई भी कर सके। उसको आना होगा तो दूसरे किसी क्षेत्र में आना होगा और वहाँ से वो अप्लाई कर सकता है, तो नागरिकता तो उससे मिल ही जाएगी, लेकिन वो उन क्षेत्रों में निवासिता हासिल नहीं कर सकता जिन क्षेत्रों को संरक्षित रखा गया था। और आज भी जो संरक्षित हैं, जिनको छठी अनुसूची में रखा गया था, छठी अनुसूची का मतलब है कि वो संरक्षित क्षेत्र जहां पर डेमोग्राफी या जहां पर रहन सहन खान पान थोड़ा भिन्न है, वो अभी मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाए। मुझे लगा कि हमारे यहाँ जो वक्तागण हैं उनको बोलने के लिए, उनको बहस करने के लिए इन पॉइंटों की आवश्यकता है। बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ समीर चौगांवकर साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो अभी कुछ देर में जुड़ेंगे। साथ ही डीके दुबे साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, संविधान विशेषज्ञ हैं। दुबे साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से अभी हमने गृह मंत्री अमित शाह को सुना, उनका साफ तौर पर सीए को लेकर यह कहना था कि ये जो अधिनियम जिसे लागू किया गया है, ये संवैधानिक प्रणाली के आधार पर हुआ है, क्योंकि लगातार विपक्ष का यह मानना है कि ये असंवैधानिक है, ये संविधान के आधार पर नहीं लाया गया। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन जिस समय बना था उस समय आर्टिकल 11 में ये केंद्र सरकार को पावर थी, और संविधान का जो सिटीजनशिप एक्ट है वो तो संविधान के बनने के बाद बना है। 1955 में सिटीजनशिप एक्ट बना है, यानी कि जो आर्टिकल 11 में पावर दे रखी थी, उसी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस समय संसद ने संविधान बनाया, वो सिटीजनशिप एक्ट बनाया। और सिटीजनशिप एक्ट बनने के बाद उसमें आज पहली बार संशोधन नहीं हो रहा, उससे पहले भी 8-9 संशोधन हो चुके हैं। तो संशोधन अगर आज का अवैधानिक है तो उससे पहले के जो 8-9 संशोधन है वो भी अवैधानिक होने चाहिए, वो तो कभी अवैधानिक हुए नहीं। इसलिए ये कहना कि ये अवैधानिक है, ये तो सिरे से मुझे लगता है कि इमेच्योरिटी की बात है। दुबे साहब, ये भी कहा जा रहा है, और जिस तरह से गृह मंत्री ने साफ तौर पर यह कहा कि इस नागरिकता पर कानून बनाने का जो हक है वो संसद के पास है, इसीलिए जो कई राज्य कह रहे हैं कि भाई हम सीए को लागू नहीं करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। आप क्योंकि संविधान के जानकार हैं, इस पर ज्यादा रोशनी डाल सकते हैं। देखिए, सीधी सी बात है कि सिटीजनशिप भारत में सिंगल सिटीजनशिप है, और वो केंद्रीय सूची में है। जो हम जब 7वीं अनुसूची की बात करते हैं तो 7वीं अनुसूची में जो केंद्र की सूची है, उसके पास अधिकार है, राज्यों के पास कोई अधिकार ही नहीं है। अब इसमें सोचना चाहिए कि निवासिता और सिटीजनशिप, इन दोनों में फर्क है। निवासिता किसी राज्य में हो सकती है, लेकिन सिटीजन तो भारत का सिंगल ही होगा, और वो पार्लियामेंट को राइट है। आर्टिकल 11 ने केवल पार्लियामेंट को राइट दे रखा है, तो राज्य सरकार उसमें इंटरवीन कर भी कैसे सकते हैं? राज्य सरकारों को अधिकार ही नहीं है उस विषय पर बात करने का। चलिए, हमारे साथ प्रफुल्ल केतकर साहब भी जुड़ गए हैं, संपादक हैं ऑर्गेनाइजर के। प्रफुल्ल साहब, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास चर्चा में। पहला सवाल तो मेरा यही है कि लगातार जो एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि ये नागरिकता छीनने का कानून है, जिस पर आज गृह मंत्री ने साफ तौर पर स्पष्ट कहा कि ये नागरिकता देने का कानून है, और सिर्फ चुनावों के अंतर्गत एक भ्रम, या फिर यूं कहें कि एक इस तरह का भ्रामक प्रचार किया जा रहा है विपक्ष द्वारा। देखिए, एक स्पष्टता आज के इस इंटरव्यू ने बहुत सारे विषयों पर की है। हालांकि इसमें कोई कंफ्यूजन का मामला नहीं था। अतुल जी, मैं बड़ी स्पष्ट तरीके से बताना चाहता हूँ, 1950 में जो नेहरू लियाकत पैक्ट हुआ था, उसमें ये गारंटी देने का वादा एक दूसरे को भारत पाकिस्तान ने किया था कि वो अपने अल्पसंख्यकों की रक्षा करेंगे, उनके अधिकारों की रक्षा करेंगे, उनके उपासना पद्धति पे आधार पर उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, प्रताड़ना नहीं होगी जी। आज गृह मंत्री जी ने जैसे नंबर दिए, चाहे वो 23% का पाकिस्तान में हो, 30% का उस समय के पूर्व पाकिस्तान में और आज के बांग्लादेश में हो, वो नंबर 10% और 3% पर आकर रुक गया है। तो वो लोग गए कहाँ? वो सारे भारत में तो नहीं आए, क्योंकि वहां पे उन पर अत्याचार हुए, उनका जबरदस्ती से मत परिवर्तन हुआ, उनकी बहू बेटी
बेटियों के साथ अत्याचार हुए, जबरदस्ती से उनको विवाह कराए गए और उनका मतांतरण जी। किया गया। अब ऐसे प्रताड़ित जो लोग हैं वो 2 पीढ़ी से 3 पीढ़ी से भारत में लगातार आते रहे हैं और इसी कारण से 31 दिसंबर 2014 की डेडलाइन आज गृह मंत्री जी ने जो कहा है कि 15 अगस्त 1947 से लेकर 31 दिसंबर 2014 के बीच में जो भी अल्पसंख्याक इस ऐतिहासिक घटनाक्रम के कारण जो विभाजन के कारण हुआ था और विभाजन के बाद का जो पाकिस्तान का इतिहास रहा, अफगानिस्तान का इतिहास रहा, बांग्लादेश में जिस तरह का माहौल रहा, उसके कारण जिनको भारत में आना पड़ा, शरण लेनी पड़ी, उनके लिए ये केवल एक स्पेशल विंडो खोला गया है नागरिकता देने का। इसमें किसी की नागरिकता छीनने का सवाल ही नहीं है। इसमें एक बहुत अहम चीज ये है क्योंकि लगातार ये भ्रम भी फैलाया गया कि एनआरसी और सीए को लेकर ये दोनों एक जैसे हैं, इसमें ऐसे कड़े प्रावधान हैं कि बहुत लोगों की नागरिकता जाएगी, जिस पर साफ तौर पर गृह मंत्री साहब का ये कहना है कि इस कानून में एनआरसी का जैसा कोई प्रावधान ही नहीं है, खास तौर पर जिन डिटेंशन सेंटर्स को लेकर डराया गया है उन लोगों को। देखिए, ये बड़ी स्पष्टता की बात है, गृह मंत्री जी ने भी स्पष्ट किया, इससे पहले भी इसके बारे में चर्चा आई थी। यदि सीए नागरिकता देने का कानून है और 80-85% लोगों के पास यदि वो कब आए और किस कारण से आए और कोई ना कोई एक डॉक्यूमेंट उनके पास है, ऐसे लोगों के लिए तो नागरिकता मिलना बहुत ही आसान है। 10-15% लोग हैं जिनके बारे में समस्या आ सकती है, लेकिन उसकी भी एक इंटेलिजेंस की वेरिफिकेशन की प्रोसेस का प्रावधान इसमें है। जहां तक डिटेंशन सेंटर की बात है तो इसमें तो कोई डिटेंशन सेंटर का प्रावधान ही नहीं है। ये तो केवल वेरिफिकेशन की प्रोसेस है, वो निवासी रहेगा या नागरिक रहेगा, इतना ही सवाल है। जहां तक जो सिटीजनशिप रजिस्टर की बात है या एनआरसी की बात है तो इसमें तो सीए के इसमें तो इसके बारे में कोई चर्चा भी नहीं है। एनआरसी जो असम में हुआ था वो तो वहां के हाईकोर्ट के आदेश पर हुआ था और असमी लोगों की संस्कृति और जनसंख्या की रक्षा के लिए हुआ था। वो घुसपैठियों के संबंध में था, वो शरणार्थियों के संबंध में कहाँ पे है? मुझे लगता है ये जबरदस्ती का कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है। भारत का मुस्लिम तो कोई ना घुसपैठिया है ना शरणार्थी है। बिल्कुल, भारत में रहने वाला मुस्लिम नागरिक तो भारत का नागरिक है, वो मतदान भी करता है, उसके पास आधार कार्ड भी है, उसको सारे सरकारी योजनाओं के लाभ भी मिल रहे हैं, तो उसकी नागरिकता कहाँ जा रही है? तो ये मुझे लगता है कि ये राजनीतिक दुष्प्रचार है और आज गृह मंत्री ने बार बार जो वोट बैंक और अपीसमेंट पॉलिटिक्स की बात की है वो एक तरीके से इस सीए की सारी चर्चा में एक्सपोज हो गया है कि आप, क्योंकि इसमें राचल जी एक बात ध्यान में रखना जरूरी है कि ज्यादातर इनमें से जो लोग रह गए, इनमें से बहुत सारी जो बस्तियां है, दिल्ली में भी है, अन्य स्थानों पर भी है, वहां पे विजिट करने के बाद ये ध्यान में आता है इसमें से 90% लोगों को ये भी पता नहीं था, इनके पिताजी को, दादाजी को ये भी पता नहीं था कि पार्टीशन कुछ हुआ है। ये ज्यादातर अनुसूचित जाति के लोग हैं, बिल समुदाय के हैं और इसीलिए उन्होंने कहा कि सेकंड जनरेशन अगर है भी और उनके जो पहले के लोग हैं अगर वो नहीं जीवित हैं तो भी आसानी से फेस टू फेस होकर ये जो सीए की जो पूरी प्रक्रिया उसको अंजाम दिया जाएगा। दुबे साहब हमारे साथ जुड़े। दुबे साहब, ऐसा भी कई जगह पर भ्रम फैलाया गया कि जो आदिवासी क्षेत्रों की संरचना है वो इस अधिनियम के लागू होने से बदल जाएगी, जिस पर साफ तौर पर गृह मंत्री ने कहा ना वो बदलेगी ना वो कमजोर होगी। ऐसा है कि बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर एक्ट बना था और उसके तहत एक इनर लाइन बनाई गई थी। इनर लाइन का मतलब होता था कि ये जो आदिवासी क्षेत्र या वनवासी क्षेत्र हैं जहां उनके रहने खाने के कुछ तरीके अभी मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाए हैं, ऐसे एरियो में भारत के किसी भी हिस्से से कोई व्यक्ति अगर एंट्री मारता है तो उसको परमिट लेना होता था। इसलिए इस विषय पर बात आई, लेकिन इस कानून में उसको एग्जेम्प्ट रखा गया है और ये कहा गया है कि जो इनर लाइन के दायरे में हैं वहां पर इसका कोई प्रभाव नहीं हो, यानी कि वो इम्प्लीमेंटेशन में ही नहीं है। वो दूसरे हिस्से में आए, अभी गृह मंत्री जी ने भी कहा दूसरे हिस्से में आए, वो बंगाल में आकर अप्लाई करे, वो उत्तर प्रदेश में आकर अप्लाई करे, लेकिन उन क्षेत्रों से पोर्टल ही नहीं खुलेगा। जिस पोर्टल पर आवेदन जाएगा वो उन क्षेत्रों पर पोर्टल ऑन ही नहीं होता, उसका प्रावधान ही नहीं है।
इसलिए बहुत अहम ये आपने जानकारी दी और यही बात लगातार गृह मंत्री साहब कह रहे हैं कि डरने की जरूरत नहीं है। हम इस अधिनियम को जब हमने लागू किया, हम चाहते हैं कि इन तमाम लोगों को जो इतने सालों से जिनके पास नागरिकता नहीं थी उन्हें ये नागरिकता मिले। समय हमारे पास कम है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल केतकर साहब आपका और साथ ही साथ डीके दुबे साहब आपका इस विशेष चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इस एनआरसी का इसमें कोई प्रावधान नहीं है, डिपोटेशन सेंटर का कोई प्रावधान नहीं है, किसी को बाहर निकालने की कोई व्यवस्था नहीं है। और जिनके पास डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं है, जो ये सिद्ध नहीं कर सकते कि हम बांग्लादेश से आए या फिर पाकिस्तान से आए या अफगानिस्तान से आए, और वो उन लोगों के लिए अलग से व्यवस्था करने की ज़रूरत है। उनको क्रॉस वेरीफाई करवाएंगे, कुछ उनका करेंगे, ऐसा भारत सरकार का मन है। लेकिन वो लोग जिनको 47 में ही आने का अधिकार था, नहीं आए नेहरू जी के ये नेहरू लियाकत समझौते की वजह से, उन लोगों को भारत में भारतीय माना जाता है। चाहे वो पाकिस्तान में आज भी रह रहे हों तो भी भारतीय माना जाता है। मतलब फॉरेनर्स एक्ट का उल्लंघन नहीं मानते हम, पासपोर्ट एक्ट का उल्लंघन नहीं मानते। लेकिन ये 31 दिसंबर 2019 से पहले आए हुए लोगों के लिए ही है, ये बात ध्यान रखनी चाहिए, ये बताने की बात है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।